अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फिर उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को स्टार्ट किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम 3 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड करेंगे। तो पहली कैटेगरी थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी कैटेगरी थी असम्बली लैंग्वेज और तीसरी कैटेगरी थी हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया था। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 01 में जो है वो लिखी जाती है और चूँकि मशीन जो है या 0 या 1 को रिकग्नाइज़ करती है तो मशीन लैंग्वेज को हम इसी फॉर्म में जो है वो राइट करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में अगर हम उसके कोड को देखें तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसके जो पहला पार्ट होता है उसको ऑप कोड कहते हैं, यानी कि ऑपरेशनल कोड, और दूसरा जो पार्ट होगा वो ऑपरेंट होगा कि जिस डाटे पे आपने कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो उस डाटे की लोकेशन जो मेमोरी में होती है वो यहाँ पर लोकेट हो रही होती है। तो मशीन लैंग्वेज जो है इसके प्रॉज एंड कॉन्स ये हैं कि इसका बेनिफिट भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ये है कि चूँकि किसी कंपाइलर की या ट्रांसलेशन प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है और इसका रिस्पांस टाइम एज़ कम्पेयर टू ऑल द लैंग्वेजेस बहुत क्विक होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि ये 01 की लैंग्वेज में लिखा जाता है तो 01 में अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आगे पीछे हो जाती है तो वो एरर को आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हमने असम्बली लैंग्वेज की बात की। तो असम्बली लैंग्वेज जो है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज जो है उसको राइट करना आसान होता है, क्योंकि इसमें हम ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे ह्यूमन ऐड को जो है वो अच्छे तरीके से रिकग्नाइज़ भी करता है और इसके अलावा इसको रिमाइंड करना भी आसान होता है। तो प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया कि असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना उनके लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। और इसमें जो एरर्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी जल्दी हो जाती है और इसके अलावा उसकी करेक्शन भी हो जाती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम असम्बली लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, उसका नाम है असम्बलर। असम्बलर का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है, यानी कि असम्बली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है वो मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती। चूँकि वो मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती तो असम्बलर का काम ये होता है कि उन इंस्ट्रक्शंस को लेके मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है जो 01 की लैंग्वेज में हम मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है, तो असम्बलर जो है वो असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 01 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है और इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 होती है। इसके बाद हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी, जैसे HLT जब हम इसको लिखते हैं तो इसका मतलब है हाल्ट। किसी भी प्रोग्राम को हमने क्लोज़ करना है तो HLT लिखते हैं तो असम्बली लैंग्वेज में वो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है। इसी तरह और भी कीवर्ड्स जो है वो इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था असम्बली लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी कि हम जो है असम्बली लैंग्वेज जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है। असम्बली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम मैक्रो इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी है, C++ है, जावा है, C# है,
ये वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम जिसकी हम जब कोडिंग करते हैं तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लैंग्वेज की सपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा होती है। और चूँकि ये प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी कोडिंग, तो मशीन चूँकि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का पर्पज़ असेंबलर की तरह ही होता है कि वो कोड को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, लेकिन असेंबलर जो होता है वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है 1-to-many कॉरस्पॉन्डेंस करता है। ये भी सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हर मशीन के लिए हमें अलग से कंपाइलर चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंडोज़ के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है, तो विंडो के अंदर अलग से कंपाइलर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर हम लिनक्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं तो हमें लिनक्स के लिए अलग से कंपाइलर करना पड़ता है। लेकिन दोनों प्रोग्राम्स की जो आउटपुट होती है वो इन फैक्ट सेम ही होती है। जैसे आपके सामने ये है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम है कैलकुलेटर जिसमें बना हुआ है। अब वही प्रोग्राम जो है हम विंडोज़ पे चलाते हैं और वही प्रोग्राम्स जब हम लिनक्स पे चलाते हैं। अब दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, दोनों का हार्डवेयर भी डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, दोनों के लिए हमें कंपाइलर अलग चाहिए, लेकिन आउटपुट जो है वो सेम ही होगी। इसके अलावा हमने लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि सिंटेक्स एरर क्या होते हैं। सिंटेक्स एरर ये होते हैं कि जब हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं तो कोई भी कंपाइलर जब उस प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो डिफरेंट एरर्स क्रिएट करता है। तो किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं, आप इलीगल करैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंपाइलर के लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, और आप वो करैक्टर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि कंपाइल टाइम एरर आपको जनरेट हो जाता है। इसी तरह अगर एक करैक्टर करते हैं और इसी तरह अगर एक से ज़्यादा करैक्टर्स को करते हैं वो भी इलीगल होगा। और इसके अलावा अगर आप इम्प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो तब भी ये सिंटेक्स एरर जो है वो क्रिएट होगा। इसके अलावा हमें हर वेरिएबल का कोई नेम रखना होता है, और अगर हम किसी वेरिएबल का नेम नहीं रखते, अनडिफाइंड रखते हैं, तो तब भी जो कंपाइलर है वो एरर क्रिएट करेगा। कंपाइलर जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिटेक्ट नहीं करता, वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। क्योंकि हर प्रोग्रामर जो होता है वो एक लॉजिकली जो है वो एक प्रोग्राम लिखता है। हर प्रोग्रामर के माइंड में एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं और डिफरेंट लॉजिक के साथ उसको अचीव किया जाता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स हैं और हर प्रोग्रामर्स की ब्रेन में मल्टीपल लॉजिक्स होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी कंपाइलर को इस तरीके से हम एफिशिएंट बना दें कि वो लॉजिकल एरर्स भी फाइंड आउट कर ले। तो कंपाइलर जो होते हैं वो फिर लॉजिकल एरर्स को जो है वो डिटेक्ट नहीं करते। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंटेक्स एरर को हम एक सोर्स प्रोग्राम में किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम था और हमारे पास ये प्रोग्राम जब हमने कंपाइल किया तो उससे डिफरेंट हमारे पास एरर्स रिवील हुए। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दोबारा से कंपाइलर पे उसको कंपाइल करेंगे। तो जब हम कंपाइलर से उसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, या तो वो एरर डिटेक्ट करेगा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वो कन्वर्ट कर देगा, यानी कि प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और इन केस अगर वो मज़ीद एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। और इस मैसेज की बेस के ऊपर हम दोबारा इस डायग्राम के ऊपर वापस आ जाएंगे। वो सोर्स प्रोग्राम, उसको हम दोबारा एडिट करेंगे, कंपाइल करेंगे। अगर डिटेक्ट होता है तो
देन अगेन इस लूप पे दोबारा आएंगे। और अगर डिडक्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली आपका जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर हम फिर इसकी एडिटिंग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिंकर की। तो सबसे पहले हमने असम्बलर की बात की। असम्बलर जो है ये एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम है जो कि असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर को हमने देखा कि कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड, यानी कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसके प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो लिंकर भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिंकर क्या होता है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर अ लार्ज सॉफ्टवेयर storing all the lines of the program code in a single source file will be difficult to work with, difficult to deploy multiple programmers to concurrently work towards its deployment. Any change in the source program would require the entire source program to be compiled. तो अब होता ये है कि हम जब एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो वो मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ होता है। एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही जगह पे हम एक ही टाइम पे सारी सोर्स कोड को हम कंपाइल कर लें। Hence, a modular approach is generally adopted to develop the large software where the software consists of multiple source program files. तो ये अभी मैंने डिस्कस किया है कि एक सॉफ्टवेयर को हम मल्टीपल मॉड्यूल्स में काम डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो और इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो कंपाइल होते हैं अलग-अलग, और उनकी जो सोर्स फाइल भी होती है वो भी डिफरेंट होती है, अलग-अलग हर प्रोग्रामर के पास वो अवेलेबल होती है। No need to write the program for some modules as it might be available in library offering the same functionality. Each source program file can be independently modified and compiled to create a corresponding object program file. तो ये बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर 20 डिफरेंट प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, तो हर प्रोग्राम के डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर एक एक प्रोग्रामर एलोकेट हुआ है उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर 20 प्रोग्रामर्स हैं तो हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। लिंकर प्रोग्राम is used to properly combine all the object programs files modules. तो लिंकर का काम क्या होगा कि अगर 20 हमारे पास जो है प्रोग्रामर्स हैं उनकी जो फाइल्स हैं उनको कंपाइल करके एक फ़ाइल में कंपाइल करना, यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनाना, ये लिंकर का काम होता है। इसको मैं यहाँ से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल अपने जो है अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर होगा वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम का एक मॉड्यूल होगा, फैकल्टी का अलग से होगा, इसके अलावा स्टूडेंट का मॉड्यूल होगा, अकाउंट्स का मॉड्यूल होगा, एचआर का मॉड्यूल हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास एडमिशन का मॉड्यूल हो सकता है, और भी काफ़ी मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हर मॉड्यूल के ऊपर अगर एक प्रोग्रामर जो है वो एलोकेट हुआ है और वो उसको प्रोग्राम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोग्रामर जब उसको अपने कंपाइलर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट करेगा तो जितने मॉड्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा फ़ाइल्स क्रिएट होंगी। अगर 20 मॉड्यूल्स होंगे तो 20 फाइल्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो अब लिंकर का ये काम होगा कि इन सारी फाइल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाना ताकि उसको कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल किया जा सके।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रेटर इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो पहला काम तो ये हो गया कि इंटरप्रेटर का कि वो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। टेक वन स्टेटमेंट ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का। अब यहाँ पर जो कंपाइलर होता है वो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, लेकिन इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि वो सोर्स कोड को लेके डायरेक्टली मशीन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो मशीन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती है, 01 की लैंग्वेज। इमीडिएटली एग्जीक्यूट द रिजल्टिंग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो इंटरप्रेटर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस की होती हैं वो फौरी तौर पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कंपाइलर सिंपल translate the entire source program into an object program and is not involved in its execution। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये सबसे मेन डिफरेंस यही है, बाकी वही काम करते हैं, सेम काम करते हैं। कंपाइलर सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होता कि इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। रोल ऑफ इंटरप्रेटर, तो ये आपके सामने इंटरप्रेटर की एक डायग्राम है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपके जहन में या तो C++ आ जाना चाहिए या C# आ जाना चाहिए, या आपके सामने जावा आ जानी चाहिए माइंड में, या ओबैब ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो वो क्या होगा कि ये सोर्स कोड एज ए इनपुट आएगा और इंटरप्रेटर जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेबल जो है वो फॉर्म में ले आएगा। तो ये इंटरप्रेटर का रोल है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अब हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज की बात करेंगे। New type of compiler and interpreter combines the speed, ease and control of both compiler and interpreter। तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, एक हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। हाइब्रिड ऑप्शन क्या है कि एक नई टाइप का कंपाइलर जो है वो क्रिएट किया गया और उसमें इंटरप्रेटर की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो स्पीड है और उसकी इजीनेस है, उस करैक्टरिस्टिक को लिया गया और कंपाइलर की जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको लिया गया। तो हमने एक और जो है क्रिएट कर दिया गया, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज कंपाइलर। कंपाइलर फर्स्ट कंपाइल्स द सोर्स प्रोग्राम टू एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को लेके एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोग्राम, क्योंकि अभी ये मशीन के ऊपर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज कोड बट रिटन इन एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट इज़ विजुअली मशीन इंडिपेंडेंट। तो आपके सामने ये एक प्रोग्राम आ जाता है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ जाता है। जब आपका कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ जाता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम किसी भी हार्डवेयर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डेल पे भी कर सकते हैं, एसर पे भी कर सकते हैं, और आप IBM के कंप्यूटर्स पे भी, लिनोवो पे भी कर सकते हैं, एसर पे भी कर सकते हैं, सारे हार्डवेयर्स के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरप्रेटर टेक्स द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट। तो इंटरप्रेटर फिर यहाँ से फिर इंटरप्रेटर का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है कंपाइलर ने
सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, चूँकि वो मशीन एग्जीक्यूटेबल नहीं है, उसके लिए फिर हमने क्या किया, इंटरप्रेटर को इस्तेमाल किया। तो इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जो, या इस टेक्निक से जो है वो आगे जो है वो किया जाता है। तो अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमारे सामने बेनिफिट्स क्या हैं। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का, तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमारा सोर्स कोड जो था या सोर्स प्रोग्राम था, उसको कंपाइल करके अब हमारे पास कोई कंपाइलर होगा जो कि सोर्स कोड को इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। इज़ इन कंपाइल्ड फॉर्म एंड थस इज़ नॉट ओरिजिनल सोर्स कोड, सो सेफ़र एंड ईज़ियर टू शेयर। तो पहला काम ये है कि अगर हमारे पास सोर्स कोड होगा तो जो उसके अंदर बिज़नेस लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की हुई है, किस तरीके से हमने उसके अंदर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, तो ये एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल अगर अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की प्राइवेसी होती है कि अगर ये रिवील कर दिया जाए तो दूसरे प्रोग्रामर्स को पता लग जाता है कि जो है डेटाबेस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है और इसमें बैकडोर्स कैसे करने हैं। तो वो सोर्स कोड जो होता है ये एक प्राइवेसी होती है। तो जब इस सोर्स कोड को हम कंपाइल कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कर लेते हैं, तो फिर वो रीडेबल नहीं होता, ह्यूमन उसको रीड नहीं कर सकता। तो फिर हमारे लिए ये एक आसानी से हम इसको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज IDL। तो IDL जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज है जिसमें वो कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर कैन बी रिटन फॉर एनी कंप्यूटर architecture and operating system providing virtual machine environment to the executing program। तो इंटरप्रेटर बेसिकली हमारे हर हार्डवेयर के ऊपर डिफरेंट होता है, वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिनक्स है, लिनक्स पे आप काम कर रहे हैं तो लिनक्स का इंटरप्रेटर अलहदा से होगा, और अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका जो है इंटरप्रेटर वो डिफरेंट होगा। Newer interpreter compiles the intermediate program in memory into final host machine language program and execute it। तो इंटरप्रेटर ये वही वाली चीज़ जो है वो रिपीट की है कि ऑब्जेक्ट फाइल को जो है ये फौरी तौर पे मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट कर देगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम। तो JIT जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ये टेक्निक का नाम है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है हम ऑब्जेक्ट फ़ाइल को किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है। आप जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं, इवन के जावा का जो स्लोगन है वो बहुत फेमस हुआ पूरी दुनिया में जब जावा इंट्रोड्यूस हुई। तो वो उसका कोड ये था कि कंपाइल वंस, write once, compile once and execute in anywhere of the world। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक प्रोग्राम बनाएं, एक दफ़ा कंपाइल करें
और दुनिया में किसी भी हार्डवेयर के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मशीन इंडिपेंडेंस का, कि ये वो मशीनों के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि मशीन के मुताबिक कोड लिखना पड़ेगा। ये रिगार्डलेस के कौन सी मशीन के ऊपर ये चलेगा, इसको राइट कर दिया जाता है और फिर इसको कंपाइल कर दिया जाता है और इसको एग्जीक्यूट किसी भी हार्डवेयर पे किया जा सकता है। ईज़ियर टू लर्न एंड यूज़, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक मशीन लैंग्वेज, लाइक असेंबली लैंग्वेज, दे आर वेरी easy languages. Fewer errors during the program development, चूँकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स ज़्यादा हैं और प्रोग्रामर्स को काफ़ी लिबर्टी होती है कि वो इसको उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है, तो एरर के भी काफ़ी चांसेस वो है कम हो जाते हैं। लोअर प्रोग्राम प्रेपरेशन कॉस्ट, चूँकि चूँकि ये आसान है तो प्रोग्रामर भी ज़्यादा मिल जाते हैं। ज़्यादा प्रोग्रामर की वजह से फिर इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, चूँकि इसकी अंडरस्टैंडेबल चूँकि ये ज़्यादा होता है इसलिए इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस बेहतर होती है। ईजी टू मेंटेन, तो इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लोअर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी कंपाइलर की निस्बत या उसकी निस्बत मशीन लैंग्वेज के जो है वो कम होती है, क्योंकि एक तो सोर्स कोड ज़्यादा होता है और जब उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बाद वो मशीन लैंग्वेज में जाता है। तो इस प्रोसेस में जो है वो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम ले लेता है, तो जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस कम हो जाती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द कंप्यूटर सीपीयू, मेमोरी एंड रजिस्टर्स, चूँकि ये कंप्यूटर की रिसोर्सेज को जो है वो कम से कम कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं या मेमोरी की असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है कंप्यूटर की रिसोर्सेज के ऊपर। तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सीपीयू होता है, उसकी मेमोरी होती है, उसकी आईओ डिवाइसेस होती हैं, उसके रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो इनफैक्ट आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कंट्रोल ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब हम सी की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। जब C++ की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं वो सी में जब ऐड कर देते हैं तो वो C++ कहलाता है। इसी तरह जावा जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C# भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज फॉर सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को जो है वो सिमुलेट करती हैं, मतलब मैप करके उनको कंप्यूटर में सॉल्व करती हैं। मच ऑफ द रियल वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो अगर हम अपने दुनिया में देखें तो हमारी दुनिया में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो और हर ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी क्लासेस की बात होती है, ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन की बात होती है। ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी इनहेरिटेंस क्या है, उसकी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ये सारी रियल वर्ड्स से एग्जांपल्स लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डिज़ाइन की गई। एसेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग required of them,
क्रिएटिंग द सिमुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोसेसेस एंड देयर कम्युनिकेशंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, जैसे रियल वर्ल्ड में अल्लाह ताला ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है थ्रू ऑब्जेक्ट्स के, उसको मैप किया जाता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसी तरह हमारे पास फोर्ट्रॉन लैंग्वेज भी थी किसी अगर बैक डेटेड में देखें 70s में, 90s में, तो 80s में, तो अब तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है। स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जॉन बैकर्स एंड हिज टीम फॉर IBM, फॉलोड बाय सेवरल रिविजन्स। तो IBM ने सबसे पहले फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होती थी? ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकली नेचर, कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी मैथमेटिकली नेचर होती है, कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है, तो उसके लिए ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है। पॉपुलर लैंग्वेजेस अमंगस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स में सबसे ज़्यादा जो उस वक़्त लैंग्वेज जो है वो पॉपुलर थी वो फोर्ट्रॉन थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं, उसमें हम ट्रांसलेशन प्रोग्राम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।